हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री वर्ल्ड चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। पिछले वीडियो में बात हो गई थी हमारी कुषाण वंश तक की, जहां पे हमने कनिष्क के बारे में पढ़ लिया था, शक संवत बता दिया था, एक कैलेंडर था जो कि कनिष्क के राज्यभिषेक में शुरू हुआ था 78 ईस्वी 78 एडी में, एनो डोमिनी यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की चर्चा करेंगे। तो शुंग वंश का जो सबसे पहला राजा था उसका नाम था भैया पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। भाई ये जाति से ब्राह्मण धर्म को मानता था, मतलब जाति से क्या मतलब ब्राह्मण धर्म को मानता था, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म को उस समय काफी ज्यादा हानि पहुंचा रहा था। जितने भी स्तूप थे जो बनवाए गए थे वो सब तोड़ फोड़ रहा था। लेकिन हाँ, अशोक द्वारा जो बनवाए गए थे स्तूप, इसने उसको बल्कि और बड़ा करा दिया। क्यों? क्योंकि डर रहा होगा अशोक का। अशोक आपको बताया ही था मैंने, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये एक ऐसे राजा उस समय निकल के आ गए थे, इससे पहले ही थे। तो ये उस समय समझ लो पूरा इंडिया डरता था। आज के टाइम जो अफगानिस्तान तक की आप सीमा देख रहे हैं ना, ये पूरा भारत था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, मौर्य काल में। खैर छोड़ो। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बहुत सारे स्तूपों को तोड़वाया। हालांकि इसने ऐसा नहीं कि केवल गलत ही काम किए हैं, अशोक के कुछ एक स्तूपों को बड़ा भी करा के बनाया है आज के टाइम पे, जो आप देखेंगे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, यानी इसमें दो राजधानी बनाई, जिसमें पहली थी यानी प्रायोरिटी किसको रखी? पाटलिपुत्र को। दूसरी विदिशा को बनाई। विदिशा आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेसनगर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसनगर। ठीक है, तो भाई विदिशा याद रखना, ये चीज पूछ ली जाती है, विदिशा कहाँ है। इसके टाइम पे कुछ एक बढ़िया बढ़िया ग्रंथों की रचना भी हुई है, ये आपको याद रखना है। पेपर के टाइम पे डायरेक्टली पूछता है कि ये रचना किस राजा या किस डायनेस्टी के टाइम पे हुई है। तो भाई मगध में ये हुई है। पाणिनि अष्टाध्यायी बना दिया। पाणिनि आप नाम पढ़े होंगे। इन्होंने क्या लिखा? अष्टाध्यायी व्याकरण। मनु ने मनुस्मृति लिख दी। ऋषि थे एक मनु, उन्होंने मनुस्मृति लिख दी, जो कि हमेशा से विवाद का कारण बनी रहती है। जिनसेन ने क्या लिखा? हरिवंश लिख दिया, हरिवंश नाम की पुस्तक। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा। अब कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा तो ठीक है, शुंग वंश के ही जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्हीं का बेटा था कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र प्रेम करता था मालविका के साथ। तो इन्होंने मौका ढूंढा कालिदास ने और कहा कि चलो भाई, अब मेरी नई पुस्तक का नाम मालविका अग्निमित्र, यानी इसके और इसके बीच के प्रेम प्रसंग को लिख दिया। खैर छोड़ो। इन्हीं के टाइम पे, हालांकि ये बौद्ध धर्म से काफी वो था, पर इसी के टाइम पे बौद्ध धर्म की एक काफी पवित्र पुस्तक जातक ग्रंथ का क्या हुआ? रचना हुई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए रेड से लिख दिया है। फिर भाई शुंग के टाइम पे दो हमले हुए विदेशी आक्रमणकारी। आपको बताया मैंने ISP के, इसीलिए मैं ऑर्डर में पढ़ाया। आई से इंडो ग्रीक, एस से क्या था? शक शासक। ये इंडो ग्रीक से दो हमलावर थे, जिसमें मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी, डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर मिलिंद पन्नो नाम की एक पुस्तक है, जिसमें नागसेन और बौद्ध भिक्षु के बीच में चर्चा है। तो आपको वो भी पुस्तक याद रखनी है। इन दोनों को किसने हरा दिया? अग्निमित्र ने। ये दोनों आए होंगे जब ये राजा बना होगा, तो भाई विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं उसके क्षेत्र में हमला करने। तो उसने कॉल लगाया, ए बेटा कहाँ हो? बोला कि ओ मालविका के साथ हूँ। तुरंत बुलाया कि भाई जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। बहुत ज्यादा एकदम भीड़ लेके आ गया कुछ बंदे। तो तुरंत से आया, मारा पीटा और फिर तुरंत भाग गया। तो जाने की उसको जल्दी थी, इसलिए इन दोनों को खत्म खत्म एकदम झटके से हरा दिया। याद रखना है, ये विदेशी आक्रमणकारी किसके टाइम पे आए थे? शुंग वंश। जैसे अगर मैं पूछूं अलेक्जेंडर, यानी कि वो क्या नाम था? अलेक्जेंडर, वो किसके टाइम पे आया था? नंद वंश के राजा धनानंद के टाइम पे आया था। ठीक है, उसको बड़ा घमंड था। चाणक्य की उसने चोटी काट के भगा दिया था। क्यों? क्योंकि उसको लगा था इतनी मेरी महान आर्मी है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा सिकंदर से, मेरे को क्या डरना है। पर देखो वही उसके विनाश का कारण बना। अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। फिर भाई शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, इसको हराया नरेश खारवेल। नरेश खारवेल ये एक क्या थे भाई? मतलब कलिंग के एक राजा थे नरेश खारवेल, जिन्होंने हरा दिया किसको? पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया। ठीक है, याद रहेगा। ओके भाई, राजधानी ये बना दी। अब देखो शुंग वंश में 10-11 तो राजा आए हैं, जिनमें से पहला तो बताइए। दूसरे थे दूसरे कह रहा हूं, 9वें थे ये, और 10वें थे देवभूति, यानी आखिरी थे ये, और 9वें वाले ये थे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ था? एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। इनके एक राजदूत आया था जो कि यूरोप से आया था, जिसका नाम था हेलियोडोटस। आपने पता भी होगा, जो इंडिका नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? हेलियोडोटस ने लिखी है। तो भाई हेलियोडोटस किसके टाइम पे आए थे? भाग्यभद्र, जो कि शुंग वंश के क्या थे? एक वो राजा थे। ठीक है, ये ऐसे ही लिंक करके पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हेलियोडोटस ने और भी चीज की एक अभिलेख भी लिखवाया। क्यों? क्योंकि ये सभी ब्राह्मण धर्म से थे। तो इसी के टाइम पे ये भागवत धर्म से काफी ज्यादा क्या हो गए थे? इंस्पायर हो गए थे। और हेलियोडोटस ने अपना गरुड़ ध्वज अभिलेख भी लिखवाया है। क्या लिखवाया है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। अभिलेख वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो इतना याद कर लिया आपने। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग में
इससे ज्यादा अभी नहीं लगता कि मुझे कुछ आएगा। ठीक है, तो इतना रिवीजन कर लो, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ठीक है, चलो कर्णव वंश देख लेते हैं। ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं, जिस तरह बताया था पहलव वंश जो इंडो ग्रीक शासक था, उसके बाद कौन है, शक शासक, उसके बाद पहलव आया था, फिर कुषाण आया था। तो पहलव को भी ज्यादा पढ़ना नहीं था, उसी तरह कर्णव वंश में भी ज्यादा आपके पेपर में नहीं आता है, क्योंकि है ही नहीं, कुछ नेक काम किया ही नहीं इन्होंने। खैर, इसका पहला शासक था वसुदेव। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी थी। अभी मैंने बताया कि देवभूति क्या था, 10वां राजा था, शासक था, किसका, शिशुनाग वंश का। तो उसकी हत्या कर दी और कर्णव वंश चालू हो गया। इसके बाद भी कुछ राजा आए होंगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। आखिरी राजा आया सुशर्मा, क्या नाम था, सुशर्मा। इसकी हत्या कर दी सिमुक ने। तो आपको पता ही है, जैसे कोई किसी को मार देता है, दूसरा वंश चालू हो जाता है। तो सिमुक सातवाहन वंश क्या चालू कर दिया। अब हम सातवाहन वंश मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्णव वंश में बस इतना, वसुदेव और सुशर्मा। वसुदेव ने मार दिया देवभूति को, सुशर्मा को मार दिया गया सिमुक ने। देखो, यहाँ वसुदेव ने मारा है इसको, जबकि सुशर्मा खुद ही मर गया है सिमुक से। सिमुक कौन था, सातवाहन वंश का था। अब देखते हैं सातवाहन वंश, ठीक है। तो अब देखो सातवाहन में क्या हुआ। सातवाहन में दो राजाओं के बारे में बता ही रखा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको हरा दिया था, शक शासक, जो कि नापान, कहाँ का था ये, नासिक का था, महाराष्ट्र में, नासिक। खैर, ये बताया हुआ है। अब इधर देखो, नासिक सातवाहन की शुरुआत किसने की थी, शिमुक ने। किसको मार दिया था भाई, बोलो, कर्णव वंश के आखिरी राजा को खत्म कर दिया गया था, सिमुक ने मार दिया था, जो कि क्योंकि अयोग्य था, सुशर्मा। अब भाई, आंध्र प्रदेश में ये लोग क्या बने, अपनी राजधानी, मतलब तो राजधानी तो उनकी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में ही थी, पर उन्होंने जो अपना ज्यादातर जो जीवन बिताया वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इन्हें आंध्र का क्या बोलते हैं, आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रतिष्ठान, इनकी जो राजधानी थी, वो गोदावरी नदी के तट पे थी, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में क्या बहती है, गोदावरी। और गोदावरी को ही क्या बोलते हैं, दबंग नदी भी कहा जाता है। ये मैं पढ़ाऊंगा जब इंडियन मैप वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इनकी भाषा थी प्राकृत। क्या थी भाषा, प्राकृत थी। और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, देवनागरी नहीं। उसमें हिंदी हिंदी का उस तरह नहीं था, देवनागरी नहीं थी, क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। तो ये याद रखना है। इसी टाइम में वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसको हम सामंती व्यवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी की जगह जमीन दे देता था राजा। क्या देता था, सैलरी की जगह जमीन दे देता था। अब इससे क्या होता था, राजा की तो जमीन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। क्या होगा भाई, कई सारे उसके अंदर काम करेंगे, धीरे धीरे सबको जमीन देता जाएगा अगर, तो राजा की जमीन कम होगी और सामंत लोगों की जमीन बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, सामंत अमीर बन जाएगा और राजा खुद गरीब हो जाएगा। तो सामंत क्या करता था, राजा को खत्म कर देता था। यानी अब जो हम अगले जो आगे वीडियो पढ़ेंगे वो कौन होंगे, सामंत का साम्राज्य देखेंगे। क्यों, क्योंकि सामंत अब मजबूत हो रहा था। और यही है गुप्त वंश। गुप्त वंश में हम यही सब चीजें पढ़ रहे होंगे। तो गुप्त वंश मेनली क्या थे, सामंत थे। क्या थे, राजा नहीं, सामंत थे। सामंत समझ रहे हो ना, क्योंकि सैलरी लेता है, ठीक है। तो भाई सामंती व्यवस्था को हालांकि ये लोग शुरू ही कर दिए थे, पर इसको सुधारना कोई नहीं कर पा रहा था। फिर मुगल शासक अकबर आया। अकबर के समय क्या हुआ कि जो जमीन थी, जमीन नहीं देता था अकबर। अकबर जमीन पे टैक्स कलेक्ट करने का वो दे देता। इससे क्या था कि टैक्स कलेक्ट करने की झंझट भी खत्म, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना मतलब एक एक से इंसान जाके कर्ज, मतलब कर्ज कह रहा हूँ, टैक्स लेना। तो इसमें क्या होते, बंदे लगते थे कि जो घरों घर जाते थे। अब इससे ये प्रोसेस भी खत्म। मान लो तुम्हें सैलरी देनी, तो तुम्हें मैं गांव नहीं दूंगा पूरा पूरा, क्योंकि गांव दे दूंगा तो तुम भी एक दिन क्या हो जाओगे, वो हो जाओगे, और मैं धीरे धीरे राजा छोटा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जमीन तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वही चीज को उसने अकबर ने सुधार दिया, जो कि हम आगे पढ़ ही रहे होंगे। खैर, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी आपको बता ही चुका हूँ। इसने नापान को हरा दिया, लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी खुद ही हार गया था। किससे, रुद्रदामन से। रुद्रदामन के बारे में और भी खास बातें बताई थी, आशा करता हूँ याद होगा। जूनागढ़ अभिलेख भी आपको याद होगा, जो कि कहाँ पे है, गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट में है। गुजरात में दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा था, ऊपर वाला, और एक नीचे वाला पार्ट। तो ये है सौराष्ट्र वाला पार्ट, और ये है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो इस पार्ट में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं, क्या है, गिरनार की पहाड़ियां हैं, वहां पे मिला था क्या, अभिलेख। कौन सा, कौन सा भाई, अभी बोला मैंने, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिला था, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ इतना सब कुछ पढ़ लिए होगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सामंत वाले राजाओं के बारे में। क्यों, क्योंकि अब इन्होंने शुरू कर दिया जमीन के बदले वो देना, मतलब सैलरी के बदले जमीन देना। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे राजा की जमीन खत्म होगी और कौन ताकतवर बनता जाएगा, सामंत। तो यानी सामंत अब क्या बनेगा, राजा, क्योंकि जो ताकतवर होता था मार देता था और फिर उसका शासन शुरू हो जाता था। तो खैर, अगले वीडियो में पढ़ रहे होंगे लोग गुप्त वंश के बारे में, समुद्रगुप्त जिसको बोलते हैं कि उसका घोड़ा
तीनों समंदर से पानी पीता था। खैर, तो चलिए आशा करता हूँ पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, और आशा करता हूँ, बार बार आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोग की सेहत अच्छी रहे, बस यही अपनी दुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम गुप्त वंश पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, जय हिंद।